Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Students, my name is Mehak Sabarwal and I am a physics teacher. I am going to help you with the NCERT questions of physics. Today I will be starting it from class 9th and we will be beginning with the chapter 6. The name of the chapter is How Force Affects Motion. So let's begin with the class. These are the NCERT back exercise questions, beta. So let's begin with the very first question. And the first question is, using a horizontal force, a table is moved across the floor at a constant velocity. So this is the table and this is the horizontal floor. We have applied some constant velocity. We have applied a force on this table. And what will happen? The body will start moving with the constant velocity. When the body will start moving with the constant velocity का मतलब क्या होता है बेटा? Constant velocity का मतलब होता है that there is no change in acceleration, that there is no change in velocity, that there is no change in velocity. अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू हो गई बाय अप्लाइंग सम फोर्स, क्या होगा? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. नो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन, दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द बॉडी will, if the body will be at rest, it will remain at rest, or if it is moving with the constant velocity, it will keep on moving, right? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होता है ना बेटा, जो नेट फोर्स होता है वो मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द नेट फोर्स मस्ट बी जीरो. सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली नेट फोर्स कितनी होगी इस केस में? जीरो होगी. मतलब जितने अमाउंट ऑफ फोर्स, जितनी अप्लाइड फोर्स बॉडी पे लगी होगी उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी. मतलब जितनी अप्लाइड फोर्स हम टेबल पे लगा रहे हैं ना, उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में टेबल के ऊपर लग रही है. ये हमें कौन बता रहा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ. इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? इस पूरे क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करी गई इस टेबल के ऊपर. क्या हुआ? टेबल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गया. जब ये मूव करना शुरू हो गया तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. एंड इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, डेफिनेटली देयर इज नो एक्सेलरेशन. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इन दिस केस द नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो. एंड हेंस जितनी अप्लाइड फोर्स होगी, मतलब जितना अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही सेम मैग्नीट्यूड किसका होगा? फ्रिक्शनल फोर्स का. उतना ही सेम मैग्नीट्यूड किसका होगा? फ्रिक्शनल फोर्स का. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनल-लेस सरफेस. एक बॉल है जो एक फ्रिक्शनल-लेस सरफेस पे मूव कर रही है. फ्रिक्शन होगी तो बेटा बॉडी रुकेगी. अब फ्रिक्शन-लेस सरफेस है तो ऑब्वियसली बॉल चलती है तो चली ही जा रही है. चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट. अब देखो इसके ऊपर कौन सी स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट बैठ रही है, वो चेक करना है. पहले केस में क्या हो रहा है? इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, बॉडी चल रही थी, चली जा रही है. अगर इसके ऊपर हम नेट फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं
तो क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से वो चल रही थी उतनी सेम वेलोसिटी पर चली जाएगी। मतलब पहले केस में आपके पास जो वेलोसिटी होगी बॉल की वो क्या रहेगी, विल रिमेन सेम, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस केस में, पहले केस में कोई भी नेट फोर्स बॉल के ऊपर अप्लाई नहीं करेगी। सेकंड केस में वो कह रहा है कि इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, अब इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में एक नेट फोर्स अप्लाई कर दी गई। क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम, इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होगा बेटा, अब पहले ही किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इसके ऊपर हमने फिर से एक वेलोसिटी अप्लाई कर दी, इसे एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी, सेम डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी से वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब क्या होगा, इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, वेलोसिटी का, मतलब उसकी वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीज आ जाएगा, मतलब वो बढ़ जाएगी। थर्ड केस में क्या हुआ, if the net force is applied on the ball in the direction opposite to the direction of its motion, देखो let's suppose बॉडी पहले इस तरफ मूव कर रही थी, लेकिन इस बार जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई तो किस डायरेक्शन में अप्लाई गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की गई, मतलब उसको एक रोकने की कोशिश हुई या उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए हमने उसको अपोजिंग फोर्स अप्लाई करी। तो इस केस में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इस केस में वेलोसिटी क्या करेगी बेटा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स लग रही है तो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आई होप these three statements are very much clear to you. फर्स्ट पॉइंट में नेट फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वेलोसिटी, जितनी बॉल की वेलोसिटी थी पहले उतनी सेम वेलोसिटी से वो चलता जाएगा। सिमिलरली सेकंड केस में आपके पास क्या हुआ, अब नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर दी गई जिस तरफ बॉल इनिशियली मूव कर रही थी, तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गई। फिर तीसरे केस में अपोजिंग फोर्स उस बॉल के ऊपर अप्लाई कर दी गई, दैट मींस उसकी वेलोसिटी में क्या आ गया, फॉल आ गया, मतलब डिक्रीज आ गया। सो आई होप सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या है, two blocks P and Q on a smooth horizontal surface are shown in these figures. Two forces of magnitude 4 Newton and 5 Newton are acting in the opposite directions on the block P, while block Q is moving with the constant velocity. देखो बेटा, पहली डायग्राम अगर ढंग से देखो तो हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर एक P ब्लॉक पड़ा हुआ है, अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर 5 न्यूटन, हमने एक 5 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लग रही है और इसके अपोजिंग फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है दैट इज 4 न्यूटन की। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ नेट कितना निकलेगा, नेट फोर्स कितनी निकलेगी, 5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, देन अपोजिंग फोर्स 4 न्यूटन लग रही है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन लग रही है। अपोजिंग फोर्स होने की वजह से हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाया, तो आपके पास टोटल नेट फोर्स कितनी आई, 1 न्यूटन नेट फोर्स आ गई। मतलब पी ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी, पी ने नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस करी है वो है 1 न्यूटन। अब वो आगे बोल रहा है कि जो ब्लॉक क्यू है ना, जो ब्लॉक क्यू है, जो ब्लॉक क्यू है, 1 सेकेंड, जो ब्लॉक क्यू है वो क्या कर रहा है, क्यू ब्लॉक इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कैसे चल रहा है, एक कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। if it is moving with the constant velocity, obviously there is no acceleration, obviously there is no acceleration, and if there is no acceleration then according to Newton के first law क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें F net जो होगा that will be equals to 0। P ब्लॉक जो है वो 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर सॉरी इतने न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और
ये वाला ब्लॉक जो है, जो क्यू वाला ब्लॉक है, वो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये 4 आपके पास स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसने बोला है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है वो बताओ। P experience a net force and Q does not experience a net force. P experience some force and Q doesn't experience any force. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल करेक्ट ही लग रही है। P doesn't experience a force. ये तो गलत है। यहाँ पे तो 1 न्यूटन आया है हमारे पास, तो ऑब्वियसली P से ही ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है गलत हो गई। बोथ द P एंड Q एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि P तो एक्सपीरियंस कर रही है कुछ फोर्स, लेकिन Q कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही। अगेन दिस इज इनकरेक्ट। नीदर P नॉर Q एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, ना तो P के ऊपर वो कह रहा है कोई फोर्स लग रही है, ना Q के ऊपर। अगेन दिस इज इनकरेक्ट। सो आई होप दिस थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा? फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, while practicing for the snake boat race, बेटा स्नेक बोट इस तरह से दिखती है। 100 oarsmen are rowing a boat together. अब इस बोट पे कितने बंदे बैठे हैं भाई? 100 बंदा बैठा हुआ है इसके ऊपर। उनमें से 95 जो हैं वो रो को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं। 95 रो बैकवर्ड टू प्रोपेल द बोट फॉरवर्ड। देखो बेटा, आई होप आप सबने भी वो बोट चलाई होगी, ठीक है। हम अगर बैकवर्ड पुश देते हैं तो बॉडी क्या करती है? फॉरवर्ड मूव करती है। न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करो बेटा यहाँ पे। तो बट बाय मिस्टेक जो 5 है ना, 5 को पता ही नहीं है कि चलाना कैसे है, वो क्या कर रहे हैं? उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाई जा रहे हैं। उन्होंने आपसे क्या पूछा है? फोर्समैन, हर एक बंदा 200 न्यूटन की फोर्स अगर अप्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको नेट फोर्स निकालनी है। क्या करेंगे बेटा इस केस में? देखो बेटा, पहली चीज हमने निकालना है स्नेक बोट के ऊपर नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, किसके ऊपर? बोट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, हमने वो निकालना है। देखो बेटा, पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ ओर्समैन जो आगे की तरफ बोट को मूव कर पा रहे हैं। वो कितने हैं? 95 बंदे हैं। लेकिन जो बाय मिस्टेक चला रहे हैं, जो बाय मिस्टेक इसको रो कर रहे हैं, किस तरफ? बैकवर्ड की तरफ, वो कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं भाई। और हर बंदा कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाइड बाय ईच फोर्समैन कितनी? 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा, है ना। तो आपके पास फोर्स कितनी लग रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, पहले वो चेक कर। कितनी टोटल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, पहले वो, क्योंकि हमें नेट फोर्स निकालना है। हम फॉरवर्ड भी देखेंगे, बैकवर्ड भी देखेंगे। फॉरवर्ड कितने बंदे चला रहे हैं? 95। हर कोई कितनी फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर? 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो टोटल कितना आ गया? 95 इंटू 2 कर लो, यू विल गेट द आंसर 190 एंड ऑब्वियसली 0 zeros। तो 19,000 न्यूटन आ गया आपके पास, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। अब फोर्स चेक करेंगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी आएगी, इस केस में वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? 5 बंदे थे जो बाय मिस्टेक चला रहे थे, लेकिन वो भी 200 न्यूटन की फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 1000 न्यूटन। हमें क्या निकालना है? हमने निकालना है कि नेट फोर्स बोट के ऊपर कितनी लग रही है। नेट फोर्स बोट के ऊपर कितनी लग रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है 19,000 न्यूटन, और बैकवर्ड में क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन आ गया। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 18,000 न्यूटन। अब कितने बंदे हैं? 95 आगे की तरफ पुश कर रहे हैं और सिर्फ 5 है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फोर्स जो होगी वो किस तरफ होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। मतलब आपकी बोट जो होगी फॉरवर्ड ही मूव करेगी, राइट। तो टोटल फोर्स कितनी आई है बेटा?
18,000 Newton. So I hope these 4 questions are very much clear to you. बेटा इस पूरे वीडियो में मैं बिकॉज आपके इसमें 16 क्वेश्चन है तो मैं 8 इस वाली वीडियो में शो करूंगी और नेक्स्ट वाली में मैं 8 और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दूंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। बहुत सिंपल है बेटा, चीजें समझने की जरूरत है। मूविंग टू द 5th क्वेश्चन क्या है? When a net force acts on an object, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर कुछ नेट फोर्स लग रही है। वी ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट। हम देखेंगे कि ये 4 स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, किसमें आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा वो चेक करेंगे। पहली स्टेटमेंट है, पहले एक एक करके चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो बेटा, अब एक्सेलरेशन कब लगती है पहले वो सीखेंगे। एक्सेलरेशन पार्ट हमने किया है न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक स्नेक बोर्ड थी, 95 बंदे उसको फॉरवर्ड मूव कर रहे थे और सिर्फ 5 थे जो उसको बैकवर्ड पुश कर रहे थे। तो ऑब्वियसली फोर्स 95 की तरफ से ज्यादा लगी होगी, तो नेट फोर्स जिस तरफ आएगा उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन कब अप्लाई होती है? जब नेट फोर्स जिस तरफ होती है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ की पहली स्टेटमेंट तो ये कहती है। दूसरा तो ये बोलती है कि एक्सेलरेशन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स से, है ना, कितनी उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। अब उसने बोला है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स। देखते हैं, opposite to the direction of the force with acceleration proportional to the force acting on the object। देखो बेटा, इस केस में जो एक्सेलरेशन है, देखो इस केस में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। इस केस में ऑब्जेक्ट किस तरफ एक्सेलरेट करेगा, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। तो हम स्टेटमेंट देखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो फोर्स है अगर इस तरफ मूव कर रही है ना, हमने इसके ऑपोजिट फोर्स लगा दी, अगर हमने इसके ऑपोजिट फोर्स लगा दी तो क्या बॉडी एक्सेलरेट करेगी? बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? ऑब्वियसली ट्रू नहीं है। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द मास, क्या ये पॉसिबल है? हम फोर्स का फॉर्मूला करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन मास के प्रोपोर्शनल आता है? बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। देखो बेटा, अब इस केस में वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरफ, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी तरफ हो रही है, फोर्स भी इस तरफ लग रही है बॉडी की। ऑब्वियसली ये भी अनट्रू नहीं है। फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ऑब्वियसली तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा? जिस तरफ उसको फोर्स अप्लाई करी है उसी तरफ बॉडी एक्सेलरेट भी करेगी। मतलब इस केस में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है और फोर्स भी उसी तरफ ऑब्जेक्ट पे लग रही है जिस तरफ आपके पास एक्सेलरेशन होगी। तो आपके पास दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट। देखो बेटा, इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में क्या था, उसने ये पूछा था कि जब नेट फोर्स हम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। नेट फोर्स का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर सिर्फ
अप्लाइड फोर्स ही लग रही हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही हो, राइट। इस केस में आपके पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट किस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ऑब्वियसली जिस तरफ अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास बॉडी एक्सेलरेट करेगी, राइट। तो ऑब्वियसली द स्टेटमेंट फोर्थ इज करेक्ट इन दिस केस। और ये चीज याद रखनी है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है कि जिस तरफ आपके पास नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगी, एंड आपके पास एक्सेलरेशन फोर्स के हमेशा क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताता है द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर फोर ऑब्जेक्ट्स, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर, वन सेकेंड, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर फोर ऑब्जेक्ट्स। अब फोर ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं ए बी सी डी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओ माय गॉड, हमें तो इन्होंने चार ग्राफ्स दे दिए यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट ए का ग्राफ है, एक ऑब्जेक्ट बी का ग्राफ है, एक ऑब्जेक्ट सी का और एक ऑब्जेक्ट डी का, राइट। आपको बताना है कि इन चारों में से नेट फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगी। बहुत सिंपल है बेटा। पहला ग्राफ आप देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का। बेटा जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ शो करते हैं, तो उसमें जो स्लोप इंडिकेट करती है वो किसको इंडिकेट करती है, वेलोसिटी को। और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये मैं पहले ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी का शो कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही है, there is no acceleration, and if there is no acceleration there is no force। उसने तो बोला है कि नेट फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगी, तो यहाँ पे तो फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट था, ये किसका पार्ट था, स्ट्रेट लाइन का पार्ट था, है ना, ऑब्जेक्टिव। अब बी केस में क्या हो रहा है, बी केस में ये हो रहा है कि ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं कर रहा, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी तो रेस्ट पे है। स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन हो अकॉर्डिंग टू टाइम एक्सेस, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, दैट मींस अगेन देयर इज नो फोर्स। तो पहले के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुई, दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुई। थर्ड बात, थर्ड अगर आप देखो तो ये एक कर्व्ड ग्राफ को शो कर रहा है, एक कर्व्ड लाइन को शो कर रहा है। पोजीशन टाइम में यहाँ पे क्या है, एक कर्व्ड लाइन बन रही है। कर्व्ड लाइन का मतलब क्या होता है कि ये चेंज इन वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। If there is change in velocity, definitely there is some acceleration, and if there is some acceleration, definitely there is some force. According to Newton's second law, कि force and acceleration are directly proportional to each other. Obviously यहाँ पे क्या होगा, कुछ net force होगा, right? तो यहाँ पे net force act कर रहा है, तो C बॉडी में force act कर रही है। D बॉडी की बात करें, अब डी केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डी के केस में ये हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो शो कर रहा है, लेकिन अगेन ये एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट कर रहा है। डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, अगेन देयर इज कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन देयर इज कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस देयर इज नो नेट फोर्स। तो इन चारों के केसेस में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट सी के ऊपर फोर्स एक्ट करी है। सो आई होप आपको सिक्स्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। मूविंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, चलिए। A sailor jumps out from a small boat to the shore. As the sailor jump forward, will the boat move? Question mark. If yes, in the direction, in which direction and why? देखो बेटा, बहुत सिंपल है। आई होप सब लोगों ने बोट में एक बोट में तो गए होंगे और वहां से एक एक एज या एक आइलैंड में कहीं पे भी आप एक शोर पे एक मूव तो करे होगे वहां पे। अगर आप वहां से उतरे हो,
जंप किया हो बोट से सिंपल किसी एक सरफेस पे, एक फ्रिक्शनल सरफेस पे आपने मूव किया हो, तो इस केस में आपका आंसर क्या रहेगा वो चेक करते हैं। तो कहते हैं कि ये सेलर इस बोट से उतर रहा है ना, इस फ्लोर के ऊपर ये उतर रहा है ना, इस शोर के ऊपर ये उतर रहा है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो बेटा, क्या होगा, ये सेलर फॉरवर्ड ही आगे जंप क्यों करा, बैकवर्ड क्यों नहीं मूव करा। देखो बेटा, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, हम न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। अब थर्ड लॉ हमें क्या कहता है कि every action has an equal and opposite reaction। क्या हुआ, every action has an equal and opposite reaction। हुआ क्या, सोलर ने क्या किया, बोर्ड को बैकवर्ड पुश किया होगा, इसने इसके ऊपर एक एक्शन किया, अब बोट ने वापस से इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया और क्या किया, सेलर को बाहर की तरफ मूव करवाया। सेलर ने क्या किया, सेलर ने पुश किया किसको, बोट बैकवर्ड, पीछे की तरफ उसे पुश किया, उसने कुछ एक्शन किया, किसको, बोट को कुछ एक्शन किया। अब बोट थोड़ी छोड़ेगा उसको, बोट भी क्या करेगा, बोट उतनी ही फोर्स से, बोट क्या करेगा, एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स, किसको, सेलर को बाहर मूव करवाने के लिए, ऑन द सेलर फॉरवर्ड, बोट एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन द सेलर, उसको फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए बोट ने बैकवर्ड मूव करेगा ही करेगा। अगर ये इसके ऊपर कुछ एक्शन करेगा तो बोट उसको रिएक्शन के तौर पे बाहर मूव करवाएगा। बेटा देखो, अगर हम वॉक भी करते हैं ना, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द न्यूटन का थर्ड लॉ, हम आगे की तरफ एक्शन करते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, उतने ही सेम मैग्नीट्यूड से क्या करती है, ऑपोजिट मूवमेंट देती है। मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो वी विल नॉट बी एबल टू मूव, वी विल नॉट बी एबल टू रन। तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से हम लोग रन कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से बेसिकली हम मूव कर पा रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इसका डायग्राम जो है वो वी हैव टू यूज दिस वन। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या है स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट अ लैंडिंग मैट और अ सैंड बेड इज प्लेस्ड ऑन द एथलीट टू फॉल अपॉन। तो कहते हैं हाई जंप इवेंट्स जब कराए जाते हैं ना, तो एक मैट या एक रेत का एक बेड क्या किया जाता है, एथलीट के नीचे लगा दिया जाता है ताकि वो उसके ऊपर ही गिरे। उसका रीजन क्या है बेटा, बहुत सिंपल रीजन है उसका। उसका रीजन क्या है, किसके इफेक्ट को रिड्यूस करना है, फोर्स के इफेक्ट को रिड्यूस करना है। हमें क्या करना है, देखो, वी डोंट वांट कि एथलीट क्या करे, एथलीट नीचे फॉल डाउन कर जाए, और फॉल डाउन अगर करता भी है तो उसको इंजरी हो। तो हमें क्या करना है, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना है। अब इफेक्ट रिड्यूस कैसे होगा, देखो, फोर्स रिड्यूस कैसे होगी, उसका इम्पैक्ट रिड्यूस कैसे होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर आपको याद हो, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम टेकन। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है। अब देखो बेटा, क्या होगा, हमें क्या करना है, एथलीट के टाइम को इंक्रीज करना है, तभी फोर्स रिड्यूस करेगी, सिंस टाइम एंड फोर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर एथलीट सैंड के ऊपर फॉल करता है या मैट के ऊपर फॉल करता है, तो उसका जो लैंडिंग टाइम होगा ना, उसके लैंडिंग टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
उसके स्टॉपिंग टाइम को उसके स्टॉपिंग टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तभी तो उसकी फोर्स क्या करेगी, रिड्यूस होगी। तभी तो उसकी फोर्स रिड्यूस होगी। और इसी वजह से और इसी तरह से उसका इम्पैक्ट जो होगा फोर्स का वो रिड्यूस होगा। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा एथलीट होगा उसको चोट नहीं आएगी। तो this helps prevent the injuries to the athlete. I hope the eighth question is also very much clear to you, everyone. See, these are the eight questions we have discussed in this video. I will be sharing the next video with the other 8 questions. So I hope you haven't found any problem in all these 8 questions. And students, if you seriously like the class, please uh, like the channel and subscribe it also. Thank you so much, everyone. See you in the next video. Take care.